हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है मेनली एनसीईआरटी को लेकर के, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस पर बात आ रही है और मैं एप्लीकेशन पे जितने भी एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं क्लास 9th के और 10th के, उसको अंडरलाइन करके मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी पेड कोर्स में आप एंटर करेंगे तो आपको एनसीईआरटी का जो फोल्डर होगा उसमें जितने भी पीडीएफ दिए हैं वो फ्री में हैं और सभी लोग चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी लोग एलपी की तैयारी कर रहे होंगे या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एनसीईआरटी को जो पढ़ने का तरीका है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर वाले जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम हैं, उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं उसमें किस टॉपिक पे कौन कौन सी लाइनों को हमें इम्पोर्टेंट में रखना है, किस लाइन को हमें नोट डाउन करना है, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरीके से इसको देखना होता है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि रेलवे में किस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ें और किस तरह से आप एक चैप्टर के जो नोट्स है वो मुश्किल से मुश्किल 2 पेज में आप बना सकते हैं। तो अभी मैंने क्लास 9th से शुरू किया हुआ है और जितने भी चैप्टर हैं उसको अंडरलाइन किया हुआ, मैंने पूरा पढ़ा है। हिंदी में भी पढ़ा है मैंने और उसको इंग्लिश में भी पढ़ के वो एप्लीकेशन में मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ फॉर्म। अब मैं बताता हूँ कैसे इसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों ने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है वहाँ से और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको कैसे पढ़ना है। या फिर अगर कोई अपने तरीके से पढ़ना चाहता है, किसी के पास हार्ड कॉपी है और वो हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहता है, तो वो कैसे इसे पढ़े। तो सबसे पहले मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है वो पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अध्याय 10 पहले ही चैप्टर से मैंने अध्याय 1 से भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे एक चैप्टर मैंने ऐसे ही उठा लिया है और मैं एक चैप्टर के बारे में बता देता हूँ किस तरह से जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ इंपॉर्टेंट है और जो भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसमें से किस चीज़ को आपके लिख करके रखना है और कैसे उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अध्याय 10 है और कार्य और एनर्जी। यहाँ पे कार्य और ऊर्जा ये चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी, और इसको कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन किया हुआ, ऊर्जा और शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैंने ऐसे ही अंडरलाइन किया है कि कम से कम एक जब आप पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी क्या एक लाइन है जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ें बात की गई हैं। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि इस जो पैराग्राफ है इसमें ऊर्जा और शक्ति के बारे में थोड़ा सा चीज़ें बात की हैं। जैसे सभी सजीव लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से हमें ऊर्जा मिलती है और उसका हम उपयोग करते हैं खेलने में, गाने में, पढ़ने में। तो ये बस एक थ्योरी है और इसका आपके एग्ज़ाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसमें से कोई भी लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही लाइन अंडरलाइन किया है, ये भी लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ लाइनें आप अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लाइनों को आप अपने नोट्स में लिखेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ यहाँ पे कुछ भी पढ़ेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद से कार्य है, यहाँ पे कार्य को थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषित किया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है कि आप एक बहुत बड़ी चट्टान को ढकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद भी वो चट्टान नहीं हिलता है। अब आप सोचेंगे पूर्णतया थक चुके हैं फिर भी आपने चट्टान पे कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है कि जब तक विस्थापन नहीं होता है हम बल लगाते हैं तो कोई भी फोर्स लगाते हैं, मतलब काम हम नहीं करना, चाहे दिन भर हम उसमें धक्का देते रहें, चाहे ट्रेन को हम पीछे से कितना भी धक्का देते रहें, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो हमने कोई भी काम नहीं किया हुआ है। तो इससे हमें एक पॉइंट यहाँ पे सीखने को मिला। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बल्कि इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप कॉमन सेंस भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन अंडरलाइन किया है, इसको भी आपको यहाँ पे नोट नहीं करना है। अब एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ कि सिर पर एक भारी बोझ रखकर कुछ मिनट के लिए अगर कोई बिना हिले डुले खड़ा रहता है तो वो भी थक जाता है, और लेकिन इसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा सारी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन इस समय भी उसने कोई भी काम नहीं किया है। तो इसको भी आपको लिख करके नहीं रखना, लेकिन इस पॉइंट को लिख करके एग्जाम में पूछ सकता है कि उसने कितना कार्य किया। तो या फिर कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप चट्टान को ढकेल रहे हैं, बोझा लेकर के आप अपने सिर पे बोझा लेकर खड़े हैं, इस तरह के 2-3 लाइनें लिख करके अलग अलग एग्जाम्पल दैनिक जीवन के दे करके और पूछ सकता है कि किसमें उस व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है।
तो आप इस तरह के एग्जाम्पल दो आपने समझा, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के कार्य को हम कार्य में कहेंगे साइंस की भाषा में। तो ये बस इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसको नोट नहीं करना है। सबसे पहली बात, इसको नोट नहीं करना है। अब देखिए मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें मैंने कार्य को वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर जो यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है, तो सब चीज़ें ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाया गया है। तो सबसे मेन जो पॉइंट यहाँ पे देखिए, कार्य को परिभाषित करने के लिए इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बस ये दो पॉइंट अब यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, ये वैसे तो सभी लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को आप लिखेंगे मतलब समझ सकते हैं कि कार्य करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, कोई बल लगना चाहिए, उस पर फोर्स लगना चाहिए, या और वस्तु जो है कुछ ना कुछ विस्थापित होनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए। तो इन दो दशाओं का अगर फुलफिलमेंट होता है तभी हम मानेंगे कि आपने कोई कार्य किया है, किसी भी चीज़ द्वारा, किसी भी मशीन द्वारा कोई ना कोई कार्य किया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं इन दोनों कंडीशन को। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 2 लाइन में, ठीक है। अब ये देखिए मैंने 3 पेज यहाँ पे पढ़ लिया है, लेकिन सिर्फ 2 ही लाइन मैंने नोट करने के लिए कहा है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी के जो लाइन्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको भी आपको थोड़ा सा लिख करके रखना है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल्स आप दे सकें, कैसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, वो सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में आपको वो सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कैसे नोट्स बनाना है, तो अभी तक आपने 2 लाइनें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पेज में हमें आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कार्य की परिभाषा के अनुसार यहाँ पे लिखा है कि कार्य बल तथा विस्थापन का गुणनफल होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देखने को मिला। मैं रहता तो एग्जाम्पल में अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो सिर्फ W = F × S लिख सकता है। जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के, बल और विस्थापन का ये हिंदी वाला फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे जनरली सभी लोग W = F × S लिखते हैं, कई लोग W = F × D भी लिखते हैं। D को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से नोट करते हैं, बल्कि यहाँ पे एनसीईआरटी में हर जगह डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वर्क डन को यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्केलर क्वांटिटी। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, बल्कि कई लोग इसको जानते भी होंगे। तो स्केलर क्वांटिटी आप यहाँ पे अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। बस अभी आपने 3 लाइन लिखा है, 4 पेज हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए फिर उसके बाद से यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर इसको परिभाषित किया गया है। तो आप चाहें तो 1 लाइन में इसको 1 न्यूटन मीटर को परिभाषित कर सकते हैं। ये वर्क डन का एक एसआई मात्रक है, मात्रक न्यूटन मीटर है और जूल होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे वर्क डन का अगर चाहें आप कार्य का डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला निकालना आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इससे रिलेटेड एक वीडियो देख सकते हैं, बहुत ईजी होता है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, बहुत ही ईजी एग्जांपल है, इसी फार्मूले के आधार पे है। तो आप इस एग्जांपल को, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप चाहें तो एक बार इस एग्जाम्पल को ज़रूर देखेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पलों पे जिस एग्जाम्पल में मैंने ट्रिक मारा हुआ है तो उस एग्जाम्पल को ज़रूर करिएगा, क्योंकि LP CBT 2 में जो साइंस का बेसिक साइंस का पोर्शन है उसमें आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो CBT 1 में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। तो आपको न्यूमेरिकल्स ज़रूर देखना है, ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जल्दी से हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद से अगले पेज पे आते हैं हमें। अब यहाँ पे देखिए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कब वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो इस परिस्थिति में हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है। तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा हमारा पॉजिटिव आएगा। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो सिंबल है नेगेटिव सिंबल, ये सिर्फ उसके डायरेक्शन को दर्शा रहा है कि हमारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बाकी इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में नहीं नापा जाता है और फोर्स भी नेगेटिव में नहीं नापा जाता है। एक बात और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, तो एग्जांपल भी यहाँ पे आपको करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। फिर उसके बाद से मैंने देखिए यहाँ पे कोई भी अंडरलाइन यहाँ पे नहीं किया है। एनर्जी में आपको क्या नोट करना है, यहाँ पे किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, अर्थात जूल। ऊर्जा का भी सेम मात्रक है और कार्य का भी सेम मात्रक है। तो आप अगर एग्जाम में आता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इससे रिलेटेड एक कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है, ओके। और 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। फिर उसके बाद से यहाँ पे जूल जो साइंटिस्ट हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनके बारे में थोड़ा सा दिया है, एक बार पढ़िएगा। बाकी और इसमें ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ पे।
ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में। अब ऊर्जा के जो टाइप हैं, काइनेटिक एनर्जी का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, ये सब चीज़ें काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स में आती हैं। तो इसको आपको पढ़ना है। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे दौड़ता हुआ खिलाड़ी, बहती हुई हवा, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखना, देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लिखना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और मास यहाँ पे किलोग्राम में लिखना है, ऐसा नहीं है मास को आप भी ग्राम में लिख रहे हैं। तो मास यहाँ पे किलोग्राम में लिखना है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिखना है। एक एग्जाम्पल है, ईजी है, सिर्फ फॉर्मूले में रख करके आपको यहाँ पे निकाल देना है। जूल में यहाँ पे मात्रक होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ईजी भले ही है, लेकिन आप अगर एक बार करेंगे नहीं तो कई बार जो है यूनिट को चेंज करने में कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर 4 मीटर पर सेकंड को यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दे देता है तो आप सोचेंगे कि किलोग्राम में मास है और किलोमीटर प्रति घंटे में वेलोसिटी है, तो दोनों सेम एक तरह से दिख रहा, बड़ी बड़ी क्वांटिटी है। तो वहाँ पे मैं दोनों को इसी के आधार पे एक फॉर्मूले में लग दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट का आपको ध्यान देना है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल से ही आपको पता चलेगा कि किसको हम कौन सी यूनिट में रखना चाहते हैं, तभी हमारा आंसर आएगा। 10.4 का अगर आप एग्जाम्पल निकालेंगे, जैसे यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है और वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दोनों के एक इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस को निकाल करके ही किया गया कार्य यहाँ पे निकाला जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख करके रखा और इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तो कभी भी एनसीईआरटी में अगर न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहा है तो आपको इसको छोड़ के नहीं रखना है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे आप इसी तरह से पूरा अपना चैप्टर देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाइएगा। और कोई भी पेड कोर्स होगा, जैसे जिस भी पेड कोर्स को आप ओपन करेंगे तो उसमें जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक एनसीईआरटी का फोल्डर होगा। एनसीईआरटी के फोल्डर में जो भी क्लास 9th को जब ओपन करेंगे फोल्डर, तो उसमें सारे चैप्टर को अंडरलाइन किया हुआ, जो चैप्टर अब तक मैंने जो अंडरलाइन कर दिया है वो सारी चीज़ें उसमें अपलोड हैं और वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्री में है, कोई ऐसा ना सोचे कि उसके लिए जब आप पेड बैच लेते हैं तभी आपको वो PDF आपको मिलेगा। आपको PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी नोट्स आपको खुद से बनाना है। अब मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जो एनसीईआरटी को समरी करके देती हैं, कहती हैं कि मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी का ही समरी है यहाँ पे, और उसमें से भी अगर आप चाहें तो पढ़ना पढ़ सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का कोई भी अलग से सब्स्टिट्यूट नहीं है और एनसीईआरटी में जो समझाने का तरीका है वो क्लास 9th के बच्चों की तरह होता है और वही एग्ज़ाम में उसी को पॉइंट में ध्यान में रख के पूछा जाता है। एनसीईआरटी को अगर उसने फोकस में रख दिया तो हूबहू लाइनें भी जो एनसीईआरटी की होती हैं वही एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो जब आप एनसीईआरटी को पढ़े रहेंगे तो देखिए पूरे आप चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें 1 से 2 पेज में मैक्सिमम आपका नोट्स बनेगा। बहुत ईजी लैंग्वेज होता है, छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जब तक अगर आप अभी से नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा और आप सोचेंगे, जब पेपर होने लगता है CBT 1 का और देखते हैं आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब आप लोग जल्दी से जल्दी ढूंढते हैं कि कोई ऐसा लड़का हो जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा हो और उसका नोट्स बनाया हो, तो मैं उसके नोट से पढ़ लूँ। नोट से आप पढ़ेंगे तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है कि सबके याद करने के जो तरीका होता है, सबकी मेमोरी का तरीका अलग होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे यही चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें वो लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि एकदम सभी लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ½ mv² है और लगभग 90% लोगों को पता है। तो वो क्यों इसको लिखें और अपने नोट्स को बड़ा क्यों बनाएं। तो आप भी जब आप पढ़ने जाएंगे, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, हो सकता है कई फॉर्मूले आपको भी नहीं पता हैं, तो वो चीज़ें आप उनके दिमाग से सोचेंगे तो आप उस चीज़ को स्किप कर देंगे और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो लड़का कर लेगा, क्योंकि उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाया है और आप उसके नोट से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी एक बार पढ़िए। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया एग्ज़ाम का, तो अभी आपके पास समय है। जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो देखिएगा आप लोग यूट्यूब पे ढूंढते फिरेंगे कि 3 महीने में कोई ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो हो जाए या फिर
कोई 3 महीने का 2 महीने का प्लान हो जिससे मैं CBT 1 क्लियर कर लूँ, फिर CBT 2 क्लियर कर लूँ, या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसे 10 दिन में तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह के वीडियो आप यूट्यूब पे ढूंढना शुरू कर देंगे, जिससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। जो लोग ऐसे ढूंढते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस तरह के वीडियो ढूंढेंगे और उसमें से 5% 10% से ज़्यादा लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। और CBT 2 में जो बेसिक साइंस का जो क्वेश्चन है उसका लेवल बहुत अच्छा खासा रहता है। एक बार आप पेपर देखिए खुद से और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के अच्छे खासे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये PDF आप एप्लीकेशन पे जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग सीरियस हैं, अगर ALP टेक्नीशियन का जो गाइडेंस बैच है अगर उसमें इनरोल होना चाहते हैं तो वो लोग हो सकते हैं। और जब भी आप इनरोल होइए आप उसमें कूपन ज़रूर देखिए, अगर कूपन उसमें अवेलेबल है तो आप कूपन को ज़रूर उसमें अप्लाई करिए। आपको एक्स्ट्रा जो है 50 रुपये 100 रुपये का ऑफ देखने को मिल जाता है, वो समय समय पे अपडेट होता रहता है। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं उस समय हो सकता है कुछ और ऑफ़र चल रहा हो, तो आप उसको ज़रूर वहाँ से अगर इनरोल होना चाहते हैं, जो लोग ALP की तैयारी करना चाहते हैं तो वही इनरोल होइए। बाकी अगर आपके पास गाइडेंस की पूरी सुविधा है और आपने अपने से या फिर पहले पेपर दिया हुआ है और आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल उसको स्किप कर सकते हैं। NCERT का जो पोर्शन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।